हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। द एंड ऑफ बाइपोलरिटी चैप्टर में हमारा एक टॉपिक रह रहा था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। 1991 में देखते हैं जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, 15 अलग अलग कंट्रियों में टूट जाएगा, तो इसके इन्फ्लुएंस, इसका रिजल्ट क्या निकला था वो हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहला जो रिजल्ट निकला था वो ये था कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वार चल रहा था वो कोल्ड वार एंड हो चुका था। यहाँ पे ये देखा जाता है, इसी पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं कि इनके बीच में जो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का। कैपिटलिज्म यूएसए फॉलो करता है, सोशलिज्म सोवियत यूनियन यूएसएसआर फॉलो करता था। तो इनके बीच में जो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था वो कॉन्फ्लिक्ट भी एंड हो गया था 1991 के बाद में। इसके बाद ये देखा गया कि दोनों कंट्रियों के बीच में जो आर्म्स और अम्यूनिज़म को लेकर के जो एक कंपटीशन था वो कंपटीशन भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर देखा जाता है कि दोनों कंट्रियों के बीच में जो मिलिट्री टेंशन होती रहती थी, जो कन्फ्रंटेशन होता रहता था, वो कन्फ्रंटेशन भी आगे चल कर के ख़त्म हो गया। इसी पॉइंट में देखा जाता है कि 1945 से लेकर के 1991 के बीच में काफ़ी सारे मिलिट्री अलायंसेस, मिलिट्री ब्लॉक्स बनाए गए थे। यूएसए जैसे अपना मिलिट्री ब्लॉक बनाया था नाटो, और यूएसएसआर अपना मिलिट्री ब्लॉक बनाया था वार्सो पैक्ट। तो ये देखा गया कि 1991 के बाद में जब दोनों कंट्रियाँ डिसइंटीग्रेट हो गए, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो ये मिलिट्री ब्लॉक्स बनने बंद हो गए थे। डिसइंटीग्रेशन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाता है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे जो पावर स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया था। इस पावर स्ट्रक्चर में ये देखा गया कि 1945 से लेकर के 1991 के बीच में जो ग्लोब था वो बाइपोलर वर्ल्ड था, जहाँ पे दो सुपर पावर थे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। लेकिन डिसइंटीग्रेशन के बाद ये देखा गया पूरे ग्लोब में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा, जो था अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं। इसी के सेकंड पॉइंट में देखते हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, फ्री मार्केट को प्रमोट करती है, ओपन ट्रेड को प्रमोट करती है और प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट करती है, जो कि ये सारी चीज़ें सोशलिस्ट इकोनॉमी में, सोवियत यूनियन की इकोनॉमी में मिसिंग थी। इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की वो दो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे, पहला वर्ल्ड बैंक और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इन दोनों ने जो सोवियत यूनियन से अलग टूट करके कंट्रियां बनी थी, उन कंट्रीज़ में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी पॉइंट में एक अगला पॉइंट है कि लिबरल डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी थी। लिबरल डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। इसीलिए जो है लिबरल डेमोक्रेसी जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ थी, बाल्टिक नेशन थे, इन सब में काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी। और ये सारी चीज़ें सोवियत यूनियन की पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं थी। थर्ड पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं कि जो है डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकला वो ये था कि नई नई कंट्रियां बनी, राइट। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं बाल्टिक नेशन की 3 कंट्री, स्पेशली कौन कौन सी, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्री बनी। और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, स्पेसिफिकली बाल्टिक कंट्रीज़ या बाल्टिक नेशन और ईस्ट यूरोपियन नेशंस जो थे वो अपने रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में यानी यूएसए के साथ में अच्छे करके रखे। और इसके साथ में जो सेंट्रल एशियन कंट्री जो नई बनी, जैसे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी जो कंट्रियाँ नई बनी वो अपने रिलेशन रशिया और चाइना के साथ में अच्छे मेंटेन करके रखें, राइट। ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।